डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रहेगा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से रिलेटेड। और इसमें हम स्पेशली मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने माइटोसिस से रिलेटेड डिस्कशन है वो कर लिया है, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में जो टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे उसका पीडीएफ लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथ में आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पहले समझें उसको, उसके बाद नोट किया हुआ मैटर आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन से बेसिक डिस्कशन हमने माइटोसिस के अंदर कर लिया है। वैसे थोड़ा सा फास्ट ओवरव्यू हम इसमें करेंगे, क्योंकि मियोसिस एक लेंथी प्रोसेस है और टिपिकल पड़ती है थोड़ी माइटोसिस के कंपैरिजन में। तो हम इस वीडियो में केवल इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं मियोसिस के वही डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मियोसिस क्या होता है, इसकी जो जर्नल टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं हम। इसी का दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, वो क्या रहेगा? वो रहता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन भी कई बार आपसे बोल देते हैं। एक होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक वर्ड है जो माइटोसिस के लिए होता है, माइटोसिस। और ये किससे रिलेटेड रहता है? ये मियोसिस से रिलेटेड रहता है। अब मियोसिस क्या है? ये रिडक्शनल डिवीजन भी हम इसको बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। जैसे कि कोई भी सेल डिवाइड करती है, जब सेल को अब डिवाइड करना होता है, दो सेल बनाती है वो। अब सेल के डिवाइड करने के ही दो तरीके हैं। एक में तो क्या है, जैसे माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं, उसको आपने पहले देखना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया वहां से मिल जाएगा। वहां पे क्या था, 46 मान लो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम है, और आगे डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है तो वो रहता है इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन यदि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। और इस तरीके से हमारी जो सेल डिवाइड हुई हैं कि आगे जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो ऑफ रह चुके हैं, 23 क्रोमोसोम रह चुके हैं, मतलब रिड्यूस हो चुके हैं क्रोमोसोम नंबर सेल के अंदर, उसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। तो इस मियोसिस की खास बात यही है कि क्रोमोसोम्स को नंबर को आधा कर दिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड सेट कर दिया जाता है। यहाँ पे हैप्लॉइड सेट रह जाता है क्रोमोसोम्स के पास। और इस टाइप का जो डिवीजन है ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ही दिखाई देता है, गैमेट फॉर्मेशन। और इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम जैसे ह्यूमन के अंदर बनते हैं, तो वो मियोसिस डिवीजन के अंदर ही होती है। इसके अलावा प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन वगैरह, उसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट ओवम बनता है, वो भी मियोसिस होता है। हालांकि इसका सिग्निफिकेंस भी हम अच्छे से देखेंगे। तो इसके अंदर मेनली क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है उसको आधा करके रखा जाता है। और थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस क्यों जाती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, और उन इवेंट्स को हम एक फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। जैसे कि सेल को जब डिवाइड करना होता है तो उसके अंदर इंटरफेज स्टेज है वो शुरू हो जाती है। अब इंटरफेज क्या होती है? दो एम फेज के बीच की स्टेज को बोलते हैं। एम फेज मीन्स या तो वो माइटोसिस हो सकती है या फिर मियोसिस हो सकती है। तो एम फेज मतलब जिसमें सेल है वो डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाती है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह का डिवीजन है शुरू हो जाता है, या फिर कैरियोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। अब कैरियोकाइनेसिस एक बार यदि कंप्लीट कर लिया सेल ने, और अगली बार जब कैरियोकाइनेसिस शुरू करेगी, उसके बीच के इंटरवल को इंटरफेज बोला जाता है, एक एम फेज से दूसरी एम फेज के बीच में। और इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज रहती हैं? G1, S, G2, ये कुछ सब स्टेजेज हैं। माइटोसिस में हमने इनका जिक्र भी कर लिया है। G1 में गैप 1 स्टेज होता है, एस में सिंथेसिस फेज होती है, और G2 के अंदर गैप 2 स्टेज होता है। उसके बाद जब आती है मियोसिस की टर्न, तो मियोसिस दो भागों में डिवाइड है। मियोसिस 1 होता है पहले, और फिर इसमें शुरू होता है मियोसिस 2। दो फेजिज में पूरा होता है। माइटोसिस तो एक ही फेज में पूरा कर लेता है अपने आप को। और G2 के बाद जो मियोसिस की पहली स्टेज आती है वो प्रोफेज आती है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर टीलोफेज। और ये 1 है तो इनके आगे सबके आगे 1 लग जाता है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद जो मियोसिस 2 है, जब ये शुरू होती है तो इसके बीच की कुछ स्टेज रह जाती है, कुछ टाइम के लिए सेल है वो आगे डिवाइड नहीं करती, रुक जाती है, उसमें इंटरकाइनेसिस उसको बोला जाता है, दो मियोसिस के बीच की स्टेज को। उसके बाद जैसे ही इंटरकाइनेसिस, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरकाइनेसिस स्टेज आ चुकी है, उसके बाद फिर मियोसिस 2 के स्टेप्स आएंगे, जैसे प्रोफेज 1,
तो वहाँ पे आ गया प्रोफेज 2 आएगा, फिर मेटाफेज 2 आएगा, फिर एनाफेज 2 आएगा, और फिर टेलोफेज 2 यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। सेल है, उसका न्यूक्लियस तो यहाँ पे डिवाइड हो गया है। इन स्टेजेज में G2 से लेके, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोफेज 1 से लेके एनाफेज 2 तक हमारे क्या प्रोसेस चली है, कैरियोकाइनेसिस चली है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स सेल के अंदर केवल अभी तक न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है, क्योंकि सेल जब डॉटर सेल्स बनाती है उसके अंदर पहले तो न्यूक्लियस को दो बनाया जाता है, फिर एक सेल में, डॉटर सेल में न्यूक्लियस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस इसमें बड़ी लेंथी प्रोसेस होती है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस है, वो यहाँ पे शुरू होती है, सेल है वो एक्चुअली में डिवाइड कर जाती है। और जब आगे फिर नेक्स्ट उसके अंदर डिवीजन शुरू होएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारी इंटरफेज स्टेज है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे नेक्स्ट इंटरफेज शुरू होएगी तो इस दोनों स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, एम फेज भी बोल सकते हैं। एम फेज, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को। तो एम फेज कहाँ तक कंप्लीट हुई है, यहाँ तक। और शुरू कहाँ से हुई थी, यहाँ से। तो ये पूरी एम फेज से अगली जब एम फेज आएगी, फर्स्ट एम फेज से दूसरी जो एम फेज नेक्स्ट टाइम जब सेल डिवाइड करेगी, इसके बीच की स्टेज ही हमारी इंटरफेज स्टेज होती है। और इंटरफेज स्टेज में आपको ये सब स्टेजेज मिलती है, G1, S और G2। G1 में क्या है, सेल है वो डिवाइड करने के लिए इतना कैपेबल नहीं है फिलहाल, उसके अंदर कुछ जर्नल रिएक्शंस है वो चल रही होती हैं। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। और G2 के अंदर क्या है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं या वो बनते हैं जो कि सेल डिवीजन करवाते हैं। फिर हमारा एक्चुअली में क्या रहता है, मियोसिस 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो शुरू हो जाता है। हालांकि ये इंटरफेज का मैंने आइडिया दे दिया, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। और दूसरा इसको प्रीपरेटरी फेज भी बोला जाता है, प्रीपरेटरी। और मियोसिस पढ़ते टाइम इस फेज की जो आपने बात याद रखनी है, एस फेज जो होती है इसकी, एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर डीएनए है वो सिंथेसिस होता है, या डीएनए हम बोल सकते हैं रेप्लिकेट करता है। डीएनए की कॉपी होती है ताकि वो कॉपी को न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो जब ये कॉपी बनती हैं तो क्या किया जाएगा, इनको एस फेज में ही डीएनए कॉपी होती है। उसके बाद एम फेज या फिर फर्स्ट मियोसिस जब कंप्लीट होती है सेकंड से पहले, उस टाइम ये दोबारा रेप्लिकेट नहीं होता। और इस फेज की क्या खास बात होती है, यहाँ पे जो हैप्लॉइड ये जो डिप्लॉइड सेट है ना, वो तो डिप्लॉइड ही रहेगा। अप्लॉइड वर्ड क्या होता है, प्लॉइड जो वर्ड आपसे पूछ लिया जाता है, प्लॉइडी या फिर प्लॉइड किसको बोलते हैं हम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 46 जो क्रोमोसोम हैं, 23 एक साइड में है, एक सेट में, और 23 एक सेट में है। तो जब दोनों सेट हों तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। तो नॉर्मल सेल में मियोसिस मदर से जब मियोसिस हो रही है जिस सेल के अंदर, उसमें डिप्लॉइड सेट है तो वो सेट तो डिप्लॉइड ही रहेगा, लेकिन जो क्रोमोसोम का अमाउंट है या फिर क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम मतलब डीएनए की सिंथेसिस जब इसमें होती है तो हमारा जो अमाउंट है, पहले यदि वो 2C था वो 4C हो जाता है। 2C किसके लिए, जैसे 1C इसके लिए था, 1C इसके लिए, और ये आगे मल्टीप्लाई करके 2C यहाँ हो जाएगा और 2C यहाँ पे। सेटों की बात करें तो इस तरीके से सेट में बढ़ावा नहीं हुआ है, सेट के अंदर जस्ट क्या है, क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ा है, सेट उतने ही है। जैसे क्रोमोसोम जितने एक सेट में 23 थे तो वो 46 हो चुके हैं, बस क्रोमोसोम का नंबर भी बढ़ जाता है और डीएनए का अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल सकता है, हम बोल सकते हैं। उसके बाद एम फेज के अंदर बताया आपको दो भागों में डिवाइडेड है ये एम फेज, और इसमें क्या मिलेगा आपको, मियोसिस 1 और दूसरी होएगी मियोसिस 2। पहले मियोसिस 1 होती है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो टाइम कंज्यूमिंग स्टेज है, वो है प्रोफेज 1। सबसे लेंथी प्रोसेस होती है ये और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके केस में फीमेल के अंदर जो oogenesis प्रोसेस होती है, oogenesis बड़ी ही टिपिकल स्टेज होती है, ये इंटरेस्टिंग स्टेज भी है, क्योंकि वैसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर वो तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, विद इन ए वीक स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन oogenesis जो ओवम बनता है फीमेल में, वो काफ़ी टाइम लगता है, कई सालों तक वो प्रोसेस चलती है, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो फीमेल जब खुद फीटस होती है, मदर वोम में डेवलप कर रही होती है, उसी टाइम ओवम बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर।
और कंप्लीट कब तक होता है, फर्टिलाइजेशन यदि होती है तभी वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। यदि इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से एक स्पेशली सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मियोसिस का वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो ये प्रोफेज 1 में वो स्टेज बड़ी लंबी चलती है। तो प्रोफेज 1 के बाद आती है मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, उसके बाद आती है टीलोफेज 1, और उसके बाद टीलोफेज से पहले आती है एनाफेज 1। एनाफेज 1 ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चेंजेस है एक के बाद एक होते हैं। और इसमें जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है आपकी, वो है प्रोफेज 1। और इसके अंदर कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे लेप्टोटीनी के बाद जाइगोटीनी के बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेज है पैकिटीनी जो बीच के अंदर होती है, और उसके बाद आती है डिप्लोटीनी, और 5वें नंबर पर आते हैं डाइकाइनेसिस। ये आपको सीरीज में ही याद रखनी पड़ेंगी। इनके अंदर होता क्या है वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है, यही कंफ्यूजिंग रहती है थोड़ी सी। तो ये 5 क्या हैं, सब फेजीज हैं इसकी प्रोफेज 1 की। और प्रोफेज 1 इन फेजीज के बाद ही मेटाफेज 1 के अंदर जाती है स्टेज, उसके बाद फिर एनाफेज, टीलोफेज। और जैसे ये टीलोफेज खत्म होगी तो कौन सी स्टेज हमारी आ जाएगी यहाँ पे, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस स्टेज आ जाती है, और इंटरकाइनेसिस के बाद शुरू होती है फिर मियोसिस। इंटर मीन्स बिटवीन, काइनेसिस मीन न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक बार तो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और कई बार सेल ही डिवाइड हो जाती हैं। तो फर्स्ट मियोसिस में 2 सेल बन जाती हैं, और कई बार सेल यहाँ पे नहीं बनती, न्यूक्लियस जरूर 2 बन जाते हैं। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस बने हैं उनसे 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फाइनली 4 सेल बन जाती हैं। ये भी एक पार्टिकुलर डिफरेंस है इसके अंदर, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। माइटोसिस में केवल 2 सेल बनती है, मियोसिस में 4 सेल्स बनती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोफेज 1, यहाँ पे 2, फिर मेटाफेज 2। हालांकि प्रोफेज 2 है वो इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं। ये फिर हम जनरली बात करें, जो मियोसिस 2 है ना, ये माइटोसिस जैसी ही स्टेज है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो मियोसिस 2 है उसका कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं, माइटोसिस के साथ। क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है इनके अंदर, पहले वाले न्यूक्लियस के अंदर, उससे जो आगे 4 न्यूक्लियस बनेंगे वो सेम रहेंगे। जो भी न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, ऑफ कर दिया जाता है न्यूक्लियर डिवीजन को, या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का जो सेट है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड किया जाता है, वो इसके अंदर ही किया जाता है। उसके बाद आता है एनाफेज 2, फिर आ जाता है टीलोफेज 2, और लास्ट में क्या आ जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले है प्रोफेज 2, और ये सब स्टेजेज इसकी हम पढ़ेंगे अभी, कौन कौन सी सब स्टेजेज में होती है। वैसे प्रोफेजेज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, जैसे हमारे पास कोई भी सेल है, नॉर्मली प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में मिल सकती है ये। और इसके अंदर क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, इस स्टेज में आके हमारे पास कुछ चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजेनरेट होना शुरू कर देती है, इस तरीके से वहाँ से टूटना शुरू कर देगी ये। तो सबसे पहले तो बेसिक तो यही है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजेनरेट होएगी, और जो क्रोमोसोम है या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल है किस फॉर्म में है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, वो कंडेंस होना शुरू कर देगा, वो क्रोमोसोम बनाना शुरू करता है। लेकिन ये आराम आराम से होती है प्रोसेस। और कितनी स्टेजेज में, जैसे अभी बात की थी, सब स्टेजेज की 5 हैं। सबसे पहले सब स्टेज क्या है इसकी, सबसे पहले रहेगी, अभी बात की थी हमने, लैप्टोटीनी, लैप्टोटीनी। और लैप्टोटीनी में वही बात है, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन। जो क्रोमेटिन्स हैं, क्रोमेटिन, ये कंडेंस होकर क्या बनाती हैं, ये आपकी इनके अंदर बोल सकते हैं हम कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पहले बिल्कुल बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, वो थोड़ी सी क्या दिखाई देनी शुरू हो जाएगी आपको, डार्क, वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे थ्रेड, और क्या स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाएगी, क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स कैसी स्ट्रक्चर है, जैसे ये तो थ्रेड लाइक है, ये थोड़ी सी डार्क सी स्ट्रक्चर्स हैं वो बननी यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। डार्क सी स्ट्रक्चर, कंडेंसेशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे शुरू हो चुका है किसका, क्रोमेटिन का। तो मेनली हम क्या याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड जो टर्म है, बेसिक टर्म, यहाँ पे आपको कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू
क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिन से क्रोमेटिड्स कंडेंस हो जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड सबस्टेज, उसमें आ जाती है आपकी जाइगोटीनी। जाइगो, और जाइगो जो वर्ड है वो पेयरिंग से रिलेटेड रहता है। जैसे जाइगोट बनता है दो गैमेट के फ्यूजन को बोला जाता है, मिलने को। यहाँ पे क्या होंगी, ये जो क्रोमेटिड्स बनी है, डार्क डार्क सी स्ट्रक्चर जो बनी है इसके अंदर, जैसे इसमें डायग्राम में यदि हम बात करें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी कैसी हो चुकी हैं अभी, डार्क सी हो चुकी हैं वो तरीके से। या फिर बात करें, लगभग ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर हो चुकी हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, क्रोमेटिड्स पेयरिंग में आना शुरू कर देंगी। पेयरिंग बनना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने बताया नाम से ही। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स पेयर में आना शुरू हो जाएंगी। और यदि वो दो दो के पेयर में, जैसे क्रोमोसोम ही दो इकट्ठे हो जाते हैं, क्रोमोसोम क्रोमोसोम में क्या रहता है, दो क्रोमेटिड्स मिलती हैं। यदि दो क्रोमेटिड इकट्ठी हुई हैं, कई बार क्रोमेटिड की फॉर्म में भी रहता है क्रोमोसोम, कई बार वो दो दो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में भी मिलता है। जैसे एक क्रोमोसोम की, जैसे मैंने स्ट्रक्चर इससे पहले भी बात की थी, क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर माइटोसिस के अंदर लगभग कैसी रहती है, बीच में सेंट्रोमेयर होता है, ऐसे एक क्रोमेटिड इस साइड में और एक इस साइड में क्रोमेटिड होती है। तो क्रोमोसोम यदि क्या हो जाते हैं, पेयर में आना शुरू कर देते हैं, और दो क्रोमोसोम इस तरीके से, एक क्रोमोसोम ये हो गया और दूसरा क्रोमोसोम में ऐसे ही बना देता हूँ, ये क्रोमोसोम, इनकी पेयरिंग हो जाती है। और पेयरिंग होने की वजह से दो दो क्रोमोसोम के ग्रुप को बोलते हैं बाइवलेंट फॉर्मेशन। बाइवलेंट, दो बनने हैं। और यदि हम क्रोमेटिड की बात करें, एक क्रोमेटिड ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, क्रोमेटिड कितनी हो गई है यहाँ पे इकट्ठी, 4। तो इसी कंडीशन को हम टेट्राड भी बोल सकते हैं। टेट्राड या बाइवलेंट फॉर्मेशन बनता है। और इनके बीच में थोड़ा सा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को, दो क्रोमोसोम के कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है। और एक बात ध्यान रखने की है, ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब एक ही पेयर के दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं। और जब ये पेयर में आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। और ये साइनेप्टिक वर्ड, साइनेप्सिस पढ़ते हैं हम न्यूरॉन के केस में, दो न्यूरॉन जब बीच में गैप बनाती है तो वहां भी पेयरिंग के लिए वर्ड यूज किया है। तो साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स इसी को बोला जाता है, जहां पे 4 क्रोमेटिड्स या दो क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसकी फॉर्मेशन हो जाती है इस स्टेज में आके। इस स्टेज की खास बात यही है, जाइगोटिनी में ये पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। वर्ड आपको याद रखने हैं, एक एक नंबर में पूछ सकते हैं, बाइवलेंट, टेट्राड या फिर सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। और उसके बाद हमारी आ जाती है थर्ड स्टेज, जो कि कहलाती है पैकेटेनी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेज है बायोलॉजिकल सिस्टम में, यदि बात करें हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ज़्यादातर मियोसिस देखी जाती है। ज़्यादातर की बात की है मैंने, इसके अलावा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी शो कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ज़्यादातर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जितनी भी वेरिएशन हम पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ते हैं कि वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो वेरिएशन आने का सवाल ही क्या है, वो रहती है पैकेटिनी स्टेज। और पैकेटिनी स्टेज में कैसे, जैसे हमने बात की है, इससे पहले वाली स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो क्या हैं, इस तरीके से पेयरिंग में आ चुके हैं। यदि बात करें, ऐसे पेयरिंग में आ चुके हैं, और ये क्रोमेटिड्स हैं वो इस तरीके से इनकी प्रेजेंट है। ये बीच वाला भाग है वो सेंट मान सकते हो। तो इसमें क्या होएगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जैसे एक ही क्रोमोसिम क्रोमोसोम की दो ये जो क्रोमेटिड्स हैं, इनको तो हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और जबकि इस क्रोमेटिड को और इस क्रोमेटिड को दूसरे क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम भी का जो पेयर है ना, ये कौन सा पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये भी याद रखना। होमोलोगस मतलब एक ही पेयर के क्रोमोसोम हैं दोनों, इनके बीच में ही आपको ये स्टेज देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होएगा, इसकी जो ये क्रोमेटिड अलग कलर से मैंने दिखाई है, और इस क्रोमोसोम की ये, तो ये क्या करती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप किस तरीके से मिलेंगी आपको करती हुई, जैसे ये जो हमारा पोर्शन है ये थोड़ा सा इस साइड में चला जाता है, और इसका जो पोर्शन है
ये ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे इसका ओवरलैप ये है और ये इस तरीके से ओवरलैप कर गया है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ओवरलैपिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इसका जो कंटेंट है, ये जो पिंक कलर का कंटेंट है, वो तो इस पोर्शन पे चला जाता है और वो इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखा जाता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन मतलब जीन्स हैं एक जगह से टूट के दूसरी जगह चिपक जाते हैं, और इसी को हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैपिंग है उसी को क्रॉसिंग ओवर बोला गया है। और इस स्टेज में जो ये जेनेटिक कम्बिनेशन होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जीन एक्सचेंज भी हम बोल सकते हैं। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो जीन एक्सचेंज कर जाती हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जीन्स है वो मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप, पहले ये प्योर थे, वो प्योर थे, लेकिन ये अब मिक्स हो गई कंडीशन, और इस मिक्सअप की वजह से ही वेरिएशंस अराइज होना शुरू हो जाती हैं। वेरिएशंस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाती हैं, और ये वेरिएशन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो ये पैकेटिनी स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज रहेगी, और इस स्टेज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा, वेरिएशन कोज करने वाला फैक्टर, जिसके अंदर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में ओवरलैप करके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जीन्स है उनके ऊपर, कि क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन होती है पार्टिकुलर, और उन्हीं जीन के ऊपर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है, दो स्टेज बच गई हैं इसकी, उसके बाद है डिप्लोटिनी स्टेज। सब स्टेज की बात भी कर सकते हैं, प्रोफेज 1 ही अभी चल रहा है, यही लेंथ ही है, उसके बाद तो फटाफट हो जाती हैं सारी स्टेजेस। तो डिप्लोटिनी स्टेज के अंदर क्या मिलेगा आपको, इसमें जो हमारा क्रॉसिंग ओवर चल रहा था ये पहले वाली स्टेज में, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर आपको दिखाया था यहाँ पे। तो इस केस में जो क्रॉसिंग ओवर चल रहा है, इसमें क्या होएगा, हमारा जो जब ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करेंगे, क्रोमोसोम क्रॉसिंग होने के बाद एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करेंगे, उस केस में क्या होता है, ये आर्म्स तो या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो चिपकी रहती हैं, लेकिन जो दूसरी आर्म्स हैं ये क्या होंगी, जब एक दूसरे से सेपरेट करेंगी, तो मैं यदि बनाऊं यहाँ पे इस तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर, और ये वाली स्ट्रक्चर तो क्या है, ये चिपकी हुई है अभी, और इस तरीके से दूसरे वाली जो साइड है, वो जो दूसरी क्रोमेटिड है, ये वाली जो क्रोमेटिड है, और इसकी कौन सी क्रोमेटिड, इस साइड वाली जो क्रोमेटिड है, ये ऐसे हो जाती है, सीधी हो जाती हैं ये, और इस तरीके से एक तो बीच में ये पेयर रहता है हमारा, और दो पेयर इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको बनी हुई दिखाई देती है, और इस स्ट्रक्चर को एक जो क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर है, या फिर प्लस है ना, जो इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर मिले, क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर, जो ये क्रॉस बनता है एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर या एक्स क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्याजमेटा। क्याजमेटा, तो इस स्टेज में ये क्याजमेटा है वो बनना शुरू हो जाता है, और वर्ड यूज किया जाता है डिजोल्यूशन ऑफ क्याजमेटा। यहाँ पे क्याजमेटा नाम की जो स्ट्रक्चर है वो बनती है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। क्यों, जब ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो ये तो चिपकी रहती है आर्म्स, और इसको जब इस तरीके से खींचा जाता है और इसको दूसरी साइड से ये पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है वो बन जाती है, और इसके अंदर इस स्टेज में ये क्याजमेटा नाम की स्ट्रक्चर ही बनती है। इसके अलावा जो हमारी अगली स्टेज आ जाती है वो कौन सी है, 5वें नंबर पे डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, इसमें बचे हुए जो हमारे चेंजेस हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोफेज में पढ़ते हैं, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, बाकी जो कंडेंसेशन है यहाँ तक आते आते बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड भी आपसे पूछा जाता है, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स मतलब जो सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था हमारा किस स्टेज में, जाइगोटिनी में, वो यहाँ पे टर्मिनलाइज मीन्स वो टूटना शुरू हो जाता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, अनपेयर होना हम बोल सकते हैं शुरू हो जाते हैं इस स्टेज में। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिजेनरेट हो जाती है। इसके अलावा जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन इसकी ऑफ क्रोमेटिन वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे।
और जैसे ही कंप्लीट होएगी, इसके अलावा इस स्टेज में जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स हैं, मेटाफेज उसमें माइटोसिस में भी हमने जिक्र किया था, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल थोड़ी इसकी दी थी बेसिक टॉपिक्स की। यहाँ पे क्योंकि ये स्टेज ही थोड़ी लेंथी है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं इसके बारे में। जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे यदि बात करें तो प्रोफेज आते आते हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो टोटली यहाँ पे क्या हो गई है, डिसइंटीग्रेट। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, कुछ इस टाइप के क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। ये हम बात करें जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे कहाँ आ जाते हैं, सेल में आ जाते हैं, न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इनको कवर किए हुई थी वो स्ट्रक्चर ही खत्म हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे जो क्रोमोसोम है वो इसके अंदर आ जाते हैं सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो सेंट्रियोल्स नाम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कर जाती हैं, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। सेंट्रियोल से मान लो ये चल के यहाँ आ जाएगी और ये यहीं पे रह जाएगी, या फिर इसके अलावा एक जगह से चलना शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको सेंट्रियोल्स की लोकेशन याद रखनी है, एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं ये, चलना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और जब मेटाफेज स्टेज आती है, ये हम बात करें मेटाफेज स्टेज तक आते आते ये क्या हो जाते हैं, मेटाफेज स्टेज में ये आपको क्या कर दिखने को मिलेंगे, ये अपने एक लाइन पे आ जाते हैं, अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, बोल सकते हैं इसको अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर लाइन, बीचों बीच लाइन पे ये अलाइन कर लेंगे। अलाइन कैसे, इस स्टेज तक आते आते हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं इस तरीके से, सेंट्रियोल नाम की जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से यहाँ पे आ जाती हैं। और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से आपके अरेंज हो जाते हैं एक लाइन पे, ऐसे क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे पे काफ़ी सारे हैं। 23 की बात करें तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए जो क्रोमोसोम है वो आपको इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से यदि बात करें हम, यहाँ पे पेयर में क्रोमोसोम है वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं और दो लाइन बन जाती हैं, दो मेटाफेज प्लेट बनेगी। इसके अंदर मेटाफेज 1 की बात कर रहे हैं हम, मेटाफेज 1 की। और जो सेंट्रो में ये है जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, इनके साथ इनकी जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स वो इस तरीके से, ये सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल और सेंट्रोमेयर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से चिपक जाती हैं ऐसे। और इस पेज की क्या खास बात होती है, इसमें पहली बात तो क्रोमोसोम पेयर में इकट्ठे होते हैं बीचों बीच, एक सेट क्रोमोसोम का ये होता है और एक सेट क्रोमोसोम का ये है। अब क्या करेगा जो सेंट्रियोल्स है वो इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, मटेरियल्स का बंटवारा होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से ये भी जो लेयर्स हैं वो यहाँ पे, या जो क्रोमोसोम्स हैं वो उस साइड में जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिप्लॉयड सेट था, 2 पेयर थे क्रोमोसोम के, वो अनपेयर्ड होके मूव करना शुरू करेंगे इससे अगले वाली स्टेज में। फिलहाल तो क्या आएगा इसमें, मेटाफेज स्टेज ही के अंदर आपको याद रखना है क्या रहेगा इसमें, इक्वेटर लाइन पे अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट बनती है यहाँ पे, और 2 मेटाफेज प्लेट बनती हैं, एक साइड के क्रोमोसोम एक साइड में रह जाएंगे और उसके पेयर के दूसरी साइड के क्रोमोसोम दूसरी साइड में। और अगले वाली स्टेज में क्या देखने को मिलेगा आपको, एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो हमारे बीचों बीच दो लाइन बनी हुई हैं, ये दो लाइन थी जो क्रोमोसोम्स की, एक साइड में जो भी कलर आप ध्यान रखो, तो इस तरीके से ये क्या है, ये यहाँ पे सेपरेट करना शुरू कर देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मीन्स जैसे इस टाइप से बीचों बीच बनाए तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, तो इस साइड के जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं पे, और इस साइड के जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेपरेट होके इक्वेटोरियल लाइन से साइड में चले जाते हैं ऐसे। और किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और आराम आराम से क्या होएगा, इस स्टेज में ये पोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे, और जब ये बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे
उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है, इसमें क्या याद रख सकते हो, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पोल्स ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ, शॉर्टनिंग ऑफ, किस चीज़ की शॉर्टनिंग से, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्टन होने शुरू हो जाते हैं, छोटे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे। और जब ये यहाँ तक पोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो शुरू हो जाती है टेलोफेज 1। और टेलोफेज 1 तक क्या होएगा, हमारी जो सेल के अंदर क्या कंडीशन हमको दिखेगी, एक साइड के जो क्रोमोसोम हैं, यदि बात करें एक साइड के क्रोमोसोम हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं ऐसे, और एक साइड के क्रोमोसोम है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं तरीके से। और एक खास बात जो पैकेटिनी स्टेज की यहाँ पे देखने को मिलती है, कई बार आप डायग्राम देखते हो ब्लू और रेड कलर ही यूज करते हैं हमारी बुकों में भी, तो उसमें क्या रहेगा, इस टाइप के, इस साइड के जो क्रोमोसोम के पास कुछ पोर्शन किसका आया हुआ है, पिंक कलर का, और इस टाइप के जो क्रोमोसोम है जो हमारे पिंक कलर के, यहाँ पे कैसा कलर आया हुआ है, कुछ कुछ के पास पिंक, ये जो ब्लूइश कलर है। ये क्या शो करता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना एक्सचेंज होके एक दूसरे के पास गया हुआ है, और यहाँ पे वेरिएशन होती हैं। यही हमारी मियोसिस की खास बात होती है, मियोसिस फर्स्ट की स्पेशली। और इस स्टेज में क्या बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बननी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। और आराम आराम से देखेंगे हम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस स्टेज तक आते आते वो कंप्लीटली बन जाएगी, और क्रोमोसोम्स जो हमारे दिखाई दे रहे थे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे बने हैं दो, और हमारी जो सेल है इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, जैसे इस साइड की स्ट्रक्चर्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्रोमोसोम है वापस डीकंडेंस हो चुके हैं, और इस साइड के हैं जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स है वो बना चुके हैं। तो डीकंडेंसेशन हो जाती है, बोल सकते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म बोल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म और डीकंडेंसेशन हो जाता है, डीकंडेंस। माइटोसिस में भी आपको बार बार बता रहा था मैं कि जो टेलोफेज है और जो प्रोफेज है ये एक दूसरे के अपोजिट चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। हालांकि टेलोफेज इसमें इतनी लेंथी नहीं है प्रोफेज जितनी, लेकिन इसमें जो बेसिक चेंजेस हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे दोबारा बनेगी, वहाँ पे क्या था, डी कंडेंसेशन हुआ था क्रोमेटिन का, और यहाँ पे डी कंडेंसेशन मतलब वो उलझ जाती हैं एक दूसरे में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इस स्टेज के बाद कई बार तो होता है क्या, साइटोकाइनेसिस, सेल है वो डिवाइड करना शुरू कर देती है। जैसे सेल कैसे डिवाइड करेगी, हम बात करें तो अगले स्टेज की, तो यहाँ पे या तो इंटरकाइनेसिस हो सकती है, नॉर्मल स्टेज है तो नॉर्मल सेल है थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, या फिर उसमें साइटोकाइनेसिस है वो शुरू हो सकती है। अब साइटोकाइनेसिस में तो हमने पढ़ा था जैसे सेल फर्रो भी बन सकता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो बन सकती है एनिमल सेल के अंदर, और ये स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ मूव करेगी और मिल जाएगी, दो सेल हमारी यहाँ पे बन जाती है, जिसमें एक सेल के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर थी, और इस साइड वाले के पास क्या है, कैसी स्ट्रक्चर थी, ये हम बात करें ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, तो ये हैप्लॉइड हो जाता है, ये भी हैप्लॉइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी स्ट्रक्चर है एनिमल सेल में वो दो सेल बना लेती है, हैप्लॉइड सेल यहाँ पे बन जाती है, यही रियल में मियोसिस होता है, या फिर मियोसिस 1 जो है हमारी कंप्लीट हुई है, इसी को रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन इसके बाद जो भी स्टेजेज आएगी, या तो सेल दो डिवाइड कर लेती हैं, या फिर सेल थोड़ी देर के लिए दो न्यूक्लियर स्टेज में रहती है जिसको डाई कैरियोफेज भी बोलते हैं, और इन्हीं दोनों न्यूक्लियस में आगे मियोसिस 2 है वो शुरू हो जाती है, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 जैसे बताया मैंने सिंपली क्या रहेगी, माइटोसिस जैसी ही स्टेज होती है, कैसे फटाफट देख लेते हैं। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होएगा, सिंपली जो हमारे क्रोमेटिन थी, जो कंडेंसेशन अभी देखा था हमने प्रोफेज के अंदर, वो कंडेंसेशन यहाँ पे क्रोमेटिन्स है वो कंडेंस होएंगी, कंडेंस होकर क्या बनाएंगी, क्रोमेटिड्स बनाएंगी, और क्रोमेटिड्स बाद में क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी।
मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी थी हमारी, यदि बात करें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी। उसके बाद क्रोमेटिड है, वो कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, थोड़ी सी डार्कर स्ट्रक्चर होती हैं। और उसके बाद जब ये डार्कर स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, यहाँ पे शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी क्या हो जाती है, जैसे अभी बनी थी ना टेलोफेज में, वो टूटना शुरू कर देती है, क्योंकि दोबारा फिर न्यूक्लियस हमारा डिवाइड करने की तरफ चल जाता है। ये दो इवेंट भी हमने इसमें प्रोफेज में याद रखने। उसके बाद मेटाफेज में क्या होएगा, अब इस मेटाफेज 2 में और मेटाफेज 1 में, इन दोनों का आपको डिफरेंस है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे उस जगह पे हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं, इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स बने थे हमारे, वो दो दो इकट्ठे हुए थे, पेयर में इकट्ठे हुए थे, तरीके से। ठीक है, ये एक अलग सेट था, ये एक अलग सेट था। लेकिन यहाँ पे मेटाफेज 2 के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो कैसी मिलेगी, हमारे जो क्रोमोसोम हैं तरीके से वो सिंगल इकट्ठे होते हैं, सिंगल इकट्ठे होंगे। यहाँ पे सेंट्रोमेयर्स, वो जो सेंट्रियोल्स है वो स्ट्रक्चर रहेंगी। और इसके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम से दोनों पोल जुड़े हुए होंगे। वहां पे हमने क्या देखा था, एक क्रोमोसोम एक साइड से जुड़ा है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड से। इस तरीके से वहां पे सेपरेट सेपरेट क्रोमोसोम्स को ही सेपरेट किया गया था पेयर से, बोल सकते हैं क्रोमोसोम की अनपेयरिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, क्रोमोसोम्स की होती है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, या फिर क्रोमेटिड भी वर्ड आपसे लिखा हुआ मिलता है। मतलब जो हमारा क्रोमोसोम था वो ब्रेक होएगा बीच में से, जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाई थी इस तरीके का एक क्रोमोसोम रहता है, और ये बीच में से ब्रेक किया जाएगा। एक साइड की क्रोमेटिड एक साइड में जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड दूसरी साइड में। तो अगली स्टेज में क्या होएगा, सिंपली जो हमारी ये पोल है, और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, जो बीच में से क्रोमोसोम हमारा ब्रेक हो चुका है, ऐसी स्ट्रक्चर सिंगल सिंगल क्रोमेटिड आपको देंगी। ऐसे ही इस साइड में भी ऐसे उड़ जाएगा हमारा क्रोमोसोम बीच में से, और वो क्या करेगा, इन पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा के अंदर, एनाफेज 2 के अंदर। और अब क्या होएगा, आगे बढ़ते रहेंगे, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो पीछे की तरफ, जब इनको खींचा जाता है आगे की तरफ, तो इसके जो आर्म्स है वो पीछे की तरफ ट्रेल्स करती हुई दिखाई देती हैं, लहराती हुई दिखाई देती हैं, और आराम आराम से पोल्स की तरफ बढ़ती रहती हैं। और टेलोफेज आते आते क्या होएगा, हमारी सेल के अंदर जो टेलोफेज में क्या है, प्रोफेज के उल्टे चेंजेस आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बननी शुरू हो जाएगी। और जो क्रोमेटोसोम थे ये इस तरीके से यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्रोमेटिड्स हैं, उन्हीं को क्रोमोसोम बोलेंगे। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इनका क्या होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे फिर डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन मीन्स ये यहाँ पे आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उनके अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोफेज का उल्टा यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं, माइटोसिस जैसी ही ये स्टेज आपको मिलेगी। तो ये टेलोफेज स्टेज है। उसके बाद जैसे हमने देखा मियोसिस 1 में हमारे दो न्यूक्लियस बन चुके थे, इसमें और इसमें क्या हुआ है, इन दोनों के अंदर यदि बात करें हम, इन दोनों में आगे दो दो न्यूक्लियस बन चुके। ये हमारी फर्स्ट सेल थी, इसमें मियोसिस 1 हुआ तो दो सेल बनी या फिर दो न्यूक्लियस बने। ये हैप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड थे, ये डिप्लॉइड था। जैसे ही मियोसिस 2 हुई तो इसमें तो सिंपली नंबर ही बढ़ा है इनका, यहाँ पे हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास 4 सेल बन जाती हैं, 4 सेल्स बनेंगी मियोसिस 2 होते होते एक सेल। और क्रोमोसोम का नंबर तो हालांकि मियोसिस 1 में ही हमने तोड़ दिया, लेकिन क्रोमोसोम को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 46 यदि क्रोमोसोम्स थे, एस फेज में वो 92 हो चुके थे, नंबर उनका बढ़ चुका था, सेट वही रहा था। तो यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जो गैमेट बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर को भी आधा किया जाता है। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे 23, और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम को रख दिया जाता है। तो साइटोकाइनेसिस का आइडिया मैंने दे ही दिया है कि हमारे पास जो शुरुआत में एक सेल थी वो 2 सेल में डिवाइड हुई है, और उसके बाद मियोसिस 2 के अंदर भी वो 4 सेल है वो यहाँ पे
बन जाती हैं। यहाँ पे 2n स्टेज, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे सब में n है, क्योंकि माइटोसिस को बोल रहा है हमने। ये मियोसिस 2 है ना, ये माइटोसिस जैसी ही हुई है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा है। बस बात किसकी है, यहाँ पे 4c हमारा जो अमाउंट था वो यहाँ पे 2c में कन्वर्ट था, और यहाँ पे फिर वो आते आते सी के अंदर रह जाता है। इस तरीके से हैप्लोइड जो सेल्स हैं वो हमारी मिलती हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हैप्लोइड सेल बनी है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है। 1n है और 1 ही है, अमाउंट है जो क्रोमोसोम की वो भी आधी रह चुकी है। तरीके से साइटोकाइनेसिस का मैंने आइडिया दिया था, ये प्लांट में सेल प्लेट से बनती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, जबकि एनिमल में सेल फर्रो बनता है। इनवर्ड है वो सेल मेम्ब्रेन है वो मुड़नी शुरू हो जाती है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। बताया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हैप्लोइड सेल या फिर स्पर्म एंड ओवम जैसे स्पर्म एंड ओवम जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसको उनके फ्यूज करने से आगे जो जाइगोट बनता है, तो इनको बनाने के पीछे मियोसिस का ही रोल रहता है। इसके अलावा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ अभी, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हैं किसके अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। फर्टिलाइजेशन में जैसे n और n को मिला के 2n कर दिया जाता है, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रक्चर है 2n से n में कन्वर्ट की जाती है, क्योंकि गैमेट जब फ्यूज होते हैं यदि पहले से ही 2n है, वो आगे फ्यूज होंगे तो कितने होंगे, 2n और 2n यदि मिल गए तो 4n, आगे की जनरेशन में 4n और 4n मिलेंगे तो 8n मिल सकते हैं। तो ऐसे तो हमारा जो क्रोमोसोम के जो सेट है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिप्लॉयडी बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, ताकि हमारे पेरेंट्स है वो भी डिप्लॉयड है, हम भी डिप्लॉयड, आगे की जनरेशन भी डिप्लॉयड हो, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉयड कर दिए जाते हैं, और वापस दूसरा हैप्लॉयड गैमेट जब मिलता है तो वापस डिप्लॉयड हो जाता है। फिर इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी तो हैप्लॉयड हैप्लॉयड कर दिया जाएगा मियोसिस से, और जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉयड रखा जाएगा। तो जो क्रोमोसोम नंबर की स्टेबिलिटी है, क्रोमोसोम सेट की, बल्कि क्रोमोसोम सेट या फिर प्लॉइडी होती है ना, जो प्लॉइडी मतलब डिप्लॉइड सेट, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये मियोसिस स्टेज करती है। माइटोसिस में तो नॉर्मली सेल हमारी डिवाइड करती रहती हैं, यहाँ पे हमारी जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स वो डिवाइड करती हैं। जर्म सेल्स में जैसे प्लांट्स में पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ह्यूमन में जो प्रोसेस पढ़ी जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इन प्रोसेस में मियोसिस आती है। ट्वेल्थ में बार बार मियोटिक डिवीजन का जिक्र रहता है। लास्ट है, बिल्कुल वीडियो लेंथ ही थोड़ा गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियरिटी करवाने की कोशिश की है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं माइटोसिस में और मियोसिस में। तो बेसिक डिफरेंस है, जैसे माइटोसिस में क्या है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और इसके अंदर क्या खास बात है अभी माइटोसिस में, ये एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाती है। इसकी जो एम फेज है, एम फेज वो एक ही क्या है, सब स्टेज में कंप्लीट होती है। हालांकि उसके जरूर 4 पार्ट रहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन ये क्या है 2 सब स्टेजेस में कंप्लीट होती है, 2 सब स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जिसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1, और ऐसे ही मियोसिस 2, और इनकी भी 4 स्टेज हमने देख ली हैं। तो टोटल कितनी सब स्टेजेज होगी, 8 सब स्टेजेज में कंप्लीट होती हैं। यदि 1 और 2 ऐसे याद ना रहे तो ये 4 सब स्टेजेज में एम फेज पूरी करती है, इसमें 8 सब स्टेजेज में पूरी होती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंटरकाइनेसिस नाम की स्टेज नहीं मिलती, इंटरकाइनेसिस नाम की स्टेज यहाँ पे अपसेंट है, और यहाँ पे यदि हम बात करें ये हमारी स्टेज है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ बातें वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे प्रोफेज 1 है, जो प्रोफेज 1 वो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेज है, लेंथी भी है थोड़ी, और यहाँ पे जो प्रोफेज स्टेज है इसकी वो फल होती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। इसके अलावा हमने देखा है जो प्रोफेज के अंदर कुछ चेंजेज, जैसे यहाँ पे ये बाइवेलेंट बनता है, बाइवेलेंट बनता है, टेट्राड बनता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, वो ये सारी इवेंट यहाँ पे अपसेंट होती हैं। ये अलग अलग पॉइंट हम बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस मिलती हैं यहाँ पे, वेरिएशंस
होती हैं और यहाँ पे ये वेरिएशंस अब्सेंट होती हैं। इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल इन इवोल्यूशन, नो रोल इन इवोल्यूशन। इसका बड़ा अच्छा रोल होता है किसके अंदर, इवोल्यूशन के अंदर। इसमें जब एनाफेज स्टेज होती है तो वहां पे स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड, क्रोमेटिड टूटती हैं बीच में से। लेकिन इसकी जो मेटाफेज वन होती है, मेटाफेज की जो वन होती है वहां पे नो स्प्लिटिंग, कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। हालांकि मेटाफेज टू में स्प्लिटिंग जरूर देखी जाती है। यदि ऐसे आप हर एक पॉइंट को बारीकी से समझते हो तो बहुत सारे डिफरेंस है वो देखने को मिलते हैं। और यदि डिफरेंस बनाए, यहाँ पे हमारी जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनती हैं, आइडेंटिकल, वेरिएशन आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्लोन सेल्स बनती हैं। और यहाँ पे क्या मिलेंगी, यहाँ पे आइडेंटिकल सेल अब्सेंट होती हैं, आइडेंटिकल सेल्स नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म। और इसके अलावा एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमारी 2 सेल्स ही बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स, और यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 4। तो यहाँ पे यदि हम कुल मिला के हर एक पॉइंट को अलग अलग करें तो लगभग 10 डिफरेंस आपको समझा दिए गए हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। 3 में पूछे तो आप ऐसे हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम भी वहाँ पे बना सकते हो, और डायग्राम से ही ये माइटोसिस और मियोसिस डिटेल में समझ में आती है। तो माइटोसिस को देख के ही आप इस मियोसिस को अच्छे से समझ पाते हो। बाकी आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।